नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा। मैं एक सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ और बात करता हूँ कैंसर की और मेंटल हेल्थ की। मेरे साथ आज हैं डॉक्टर मेहुल ठक्कर, जो कि एक पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, लंग स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत सारे पेशेंट्स को डील करते हैं जो कि लंग से या सांस की बीमारियों से जो रिलेटेड होते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारा पहला जो आई वुड से क्वेरी है वो ये है कि जब हम लंग कैंसर, क्योंकि यहाँ पे इस चैनल पे हम लंग कैंसर की बड़ी बात करते हैं, ठीक है। लेकिन लंग कैंसर जो है उसको एसोसिएट किया जाता है स्मोकिंग से। और स्मोकिंग से जब लंग कैंसर को एसोसिएट किया, क्योंकि स्मोकिंग तो बहुत सारी चीज़ें और भी क्रिएट करती हैं। और यहाँ पे जो भी क्लिनिशियंस आते हैं, और काफ़ी सारी चर्चा जो होती है वो होती है ट्रीटमेंट पे, पैलिएटिव केयर पे होती है, अर्ली डायग्नोसिस पे होती है। लेकिन एक पहलू जो है वो शायद काफ़ी मिस होता है, और आई थिंक आप उसके लिए एकदम राइट व्यक्ति हैं। वो है पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन का, यानी लंग का जो है रिहैबिलिटेशन, कि भाई अब डिसीज़ हो गई, भी सारी चीज़ें हो गई, उसको वापस कैसे फंक्शनल किया जाए। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है, और क्या सुझाव या क्या चैलेंजेस आपको लगता है कि इस फील्ड में हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। अभी जब कोई पेशेंट स्मोकिंग करता है, डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर बोलता है भाई ये कैंसर लग रहा है, बायोप्सी करी, ट्रीटमेंट चालू किया, लेकिन पेशेंट बोलता है ठीक है आपने वो गांठ तो काट के निकाल दी, ट्रीटमेंट दे रहे हो, बट मैं जिसके लिए आया था, खांसी दम, जो मेरा डे टू डे एक्टिविटीज़ करने में प्रॉब्लम है, मुझे मंदिर जाना है, मुझे बाथरूम जाना है, उसमें मुझे अभी भी शिकायत हो रही है। तो उसको कैसे ठीक किया जाए? तो उस केस में पल्मोनरी रिहैब जो हम बोलते हैं वो काम आता है। सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करेंगे तो कसरत, फिजियोथेरेपी हम बोलते हैं। अच्छा। तो रिहैबिलिटेशन सिंपल भाषा में कसरत होती है। आपको सबको पता है पैर में फ्रैक्चर हुआ तो प्लास्टर बनता है, उसके बाद आपको कसरत करके मसल स्ट्रेंथ वापस लानी है। तो वही चीज़ हमें लंग्स में भी करनी होती है। तो लंग्स के मसल्स वीक हो जाते हैं स्मोकर्स में, लंग की कैपेसिटी कम हो जाती है, पेशेंट के हार्ट फंक्शंस पे फ़र्क पड़ता है, पेशेंट के वॉइस बॉक्स पे फ़र्क पड़ता है, कैंसर के वजह से भी और स्मोकिंग के वजह से भी। एंड ओवरऑल पेशेंट का न्यूट्रिशन बहुत सफ़र करता है। तो रिहैबिलिटेशन ये सारी चीज़ों को टैकल करने की बात होती है, जो कि लंग कैंसर के ट्रीटमेंट के साथ इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आप सिर्फ कैंसर को नहीं ट्रीट करना चाहते हो, आप मरीज को ट्रीट करना चाहते हो। बिल्कुल। सो उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। देर आर गुड पल्मोनरी फिजियोथेरेपिस्ट नाउ जो लंग के स्पेशलिस्ट, जैसे मैं फिजिशियन हूँ लंग का, वैसे लंग के फिजियोथेरेपी डॉक्टर होते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं उसमें। एंड अगर आपकी कोई स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन है जिसमें आपकी लंग कैपेसिटी ज़्यादा यूज़ होती है, जैसे कि अभी डाइवर्स होते हैं या पायलट्स होते हैं, उनके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी होते हैं जो हेल्प करते हैं उसमें। दूसरा होता है फिजियोथेरेपी से लंग कैपेसिटी बढ़ाना, सिंपल कसरत करना, कुछ भी नहीं कर पाओ तो योगा करना। सिंपल भाषा में योगा करेंगे तो भी लंग कैपेसिटी बढ़ेगी, बट अंडर सुपरविजन बेटर होगा। उसके साथ साथ न्यूट्रिशन, आपका बहुत वेट लॉस होने वाला है थेरेपी के बाद, खाना नहीं जाता है, काफ़ी बार लिवर किडनी पे तकलीफ होती है कीमोथेरेपी से, तो वेट लॉस वैसे ही हो जाता है पेशेंट का। उस चीज़ को बिल्टअप करने के लिए आपको एक प्रॉपर डाइटिशियन की हेल्प लगती है, वो भी एक रिहैबिलिटेशन का पार्ट होता है। आपको डाइट चार्ट बना के देते हैं आपकी भाषा में, जैसे आप चाहो, आप वेज खाते हो, नॉन वेज खाते हो, आपको ये ज़्यादा पसंद है, वो ज़्यादा पसंद है, वो सारी चीज़ों को मिला के आपको डाइट चार्ट बनाया जाता है। आपके दम की शिकायत कम करने के लिए, समझो अगर आपको स्मोकिंग की वजह से लंग डैमेज दूसरे तरह का है तो शायद आपको पंप देना पड़े, शायद आपको गोलियां देनी पड़े। अगर आपके हार्ट पे इफेक्ट है तो हार्ट की दवाइयाँ साथ में चलेंगी, आपका शुगर, बीपी, वो सब चीज़ों की दवाइयाँ साथ में चलेंगी। तो इन सब को हम रिहैबिलिटेशन में गिनते हैं। एंड ये सारी चीज़ों पे ध्यान देने के बाद पेशेंट ओवरऑल इंप्रूव होता है। कैंसर का ट्रीटमेंट तो कैंसर डॉक्टर कर देगा आपका, बट आपको ओवरऑल हेल्थ बढ़ानी है। जी। एंड इसमें रिलेटिव्स का काम बढ़ जाता है, बिकॉज काफ़ी बार वो नोटिस करते हैं कि पहले जितना चलते थे उतना चल नहीं पा रहे, पहले जितना बात करते थे उतना फ़ोन पे बात करने में थक जा रहे हैं। तो ये चीज़ों पे ध्यान देना है। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ी वैलिड चीज़ें आपने बताई, क्योंकि इसके बारे में सच में मतलब बहुत ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं और ध्यान नहीं जाता। लेकिन जो लोग सफ़र करते हैं, जो देख रहे हैं हमें, जो इस कंटेंट से मतलब ताल्लुक़ रखते हैं, उनको समझ में आ रही होगी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन एक बड़ी अड़चन सी मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा मे बी एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव ये है कि एक तो पहले जो है उनको एक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास में जाना होता है, प्लस जैसे मान लीजिए कि वो पल्मोनरी रिहैब में, क्लिनिक में, जैसे आपके यहाँ, आपके जैसे डॉक्टर के यहाँ पे आते हैं, तो अब उसमें डाइटिशियन कैसे वो देखें, जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, पल्मो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलती कहाँ हैं? मतलब क्या ऐसा कोई एक यूनिक सेटअप है जहाँ पे एक जगह पे सारी सर्विसेज जो है पेशेंट्स को मुहैया कराई जा सके? सो नॉर्मली कैसा होता है कि जो भी हम कहते हैं कॉरपोरेट या टर्शरी लेवल केयर हॉस्पिटल्स, अगर हम मुंबई में बात करें तो हमारे पास गवर्नमेंट में KEM, साइन, JJ नायर है।
ठीक है, एंड वी हैव बिग कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स जो प्राइवेट में हेल्प करते हैं, एंड दीज सेंटर्स आर वेल इक्विप्ड, उनके पास ये सारे स्पेशलिस्ट एक रूफ के अंडर होते हैं। दूसरा होता है ऑप्शन के आप जो आपके ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, जो जब आपको लंग कैंसर डायग्नोज होता है आपके प्राइमरी डॉक्टर वो बन जाते हैं, एंड आप जो भी होगा, अगर आपके पैर की उंगली में भी दर्द होगा आप उनको पूछोगे जी। सो वो आपको गाइड कर सकते हैं कि ऐसे सेंटर्स कहाँ पे हैं। आई एम श्योर हर जगह पे होते हैं। अभी अगर आप मुंबई में हैं, मेरा सेंटर है जहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बट ये एक पार्ट हो गया। वैसे आप कोई भी कंट्री में, कोई भी सिटी में हो, वहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई आपको कांटेक्ट मिल जानी चाहिए, और आपके ऑन्कोलॉजिस्ट आपको गाइड कर सकते हैं। इट मे नॉट बी इन द सेम बिल्डिंग इफ देयर इज नो टर्शियरी केयर। अगर आपके पास कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है पास में, हो सकता है आपको एक क्लिनिक इधर जाना पड़े, एक क्लिनिक दूसरी गली जाना पड़े, लेकिन ये वर्थ इट है। एंड पोस्ट कोविड के बाद बहुत सारी चीज़ें अभी वीडियो कंसल्टेशन से भी हो जाती हैं। सो आपको एक या दो विजिट शायद फिजिकली करना पड़े, फिर अलग अलग जगह पे आप वीडियो कंसल्ट से भी टच में डॉक्टर के रह सकते हो। सो वो चीज़ पॉसिबल है, एंड वीडियो कंसल्ट फिर आप बाहर के डॉक्टर से भी कर सकते हो, बट पहले 2-3 आपके कंसल्टेशंस, आपके डाउट्स ऑन पेपर क्लियर हो जाने चाहिए वहीं पे। डॉक्टर साहब, ये जो पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन है, ये क्या मतलब सारे लंग कैंसर के पेशेंट को लगता है, ज़रूरी है? मोरलेस आपको यूजुअली लंग कैंसर हम देखते हैं कि मिडिल एज से एल्डरली में होता है। यस, यंग पेशेंट में होता है बट काफ़ी कम है। सो वैसे ही लंग कैपेसिटी आपकी कम होनी है। ऊपर से अगर आपने स्मोकिंग करी है तो उसके बाद आपकी लंग कैपेसिटी कम होनी है। साथ में काफ़ी बार कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स की वजह से लंग कैपेसिटी कम होनी है। सो आपको लंग की फिजियोथेरेपी तो मोरलेस सारे पेशेंट्स में लगती ही है, बट कितना लगेगा, कितना एक्सटेंड, कुछ पेशेंट्स को 2 सेशन में पेशेंट ठीक हो जाते हैं, कुछ को 12 लगते हैं, कुछ को 24 सेशन लगते हैं। ये मैं एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ जी। और दम की बात करें तो कोई पेशेंट 1 महीने में मैंने पंप दे दिया, पेशेंट ठीक हो गया, मैं बोलता हूँ हमें ज़रूरत पड़े तो आना वरना मत आना। एंड कुछ लोग को ऐसा है कि ज़िंदगी भर दवा लेनी पड़ती है। तो आपके ऑब्वियसली कैंसर ट्रीटमेंट के वक्त सारे लंग टेस्ट, हार्ट टेस्ट होते हैं, तभी फर्स्ट टाइम ही आपको पता चल जाता है, भले आपका फोकस लंग कैंसर पर, आपको पता चल जाता है कि भाई ये मुझे आगे जाके इस चीज़ को भी टैकल करना है और कितना लंबा इलाज चलेगा। बट यूजुअली स्मोकिंग रिलेटेड लंग डैमेज परमानेंट है तो शायद आपको दवा लाइफ लॉन्ग थोड़ी बहुत लेनी पड़े। ओके, काफ़ी सारी क्लैरिटी आपने लाई है इस बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे। एक और मेरा सवाल डॉक्टर साहब, वो ये है कि हालांकि मुझे लगता है कि या जो मैं समझा हूँ अपने डॉक्टर फ्रेंड्स की वजह से, कि हर पेशेंट के लिए जो, चाहे वो दवाई हो चाहे वो एक्सरसाइज हो, एकदम अलग अलग होती है, कस्टमाइज होती है। लेकिन तो भी क्या मतलब कोई ऐसे 3-4 ऐसी चीज़ें हैं, कुछ एक्सरसाइज या समथिंग लाइक जो आप जिसको आप रिहैब में काउंट करते हैं और वो पेशेंट कर सकते हैं घर, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास कई बार एक्सेस नहीं होता है। एक्सेस नहीं होता है। सो सिंपल एक्सरसाइजेज लंग के लिए हम बोलते हैं एरोबिक एक्सरसाइजेज, या उनको बोलते हैं कि हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज, नॉट दी जिम वाली एक्सरसाइज, वजन उठाने की ज़रूरत नहीं है, बट सिंपल एक्सरसाइजेज होती हैं। जो सबसे सिंपल है ब्रिस्क वॉकिंग, जो हम सब कर सकते हैं। अगर साइकिलिंग अवेलेबल है तो साइकिलिंग इज़ गुड फॉर द लंग्स, जितना पेशेंट से हो सकता है उतना। स्विमिंग को बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है। अगर पेशेंट की लंग कैंसर सर्जरी या ट्रीटमेंट के बाद स्विमिंग पॉसिबल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्विमिंग एक्सरसाइजेज। दूसरे होते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, सबसे ज़्यादा हमें तो योगा से ही मिली है। सिंपल अनुलोम विलोम है, कपाल भारती है, हम जो एब्डोमिनल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं। काफ़ी बार हम सिंपल डीप ब्रीदिंग करते हैं, लंबा सांस लेके मुंह को छोटा करके, इसको हम पर्सनल ब्रीदिंग बोलते हैं। इतनी सिंपल एक्सरसाइजेस भी अगर कोई पेशेंट करता है, कुछ पेशेंट्स शंख बजाना शुरू कर जाते हैं, अवेलेबल है शंख बजा रहे हैं, कुछ लोग फुग्गा फुलाना शुरू कर देते हैं। ये सिंपल एक्सरसाइज आप घर पे भी कर सकते हैं। राइट, एंड दिस कैन हेल्प। अमेजिंग, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आप सुन रहे थे मुझे, यानी कि विवेक शर्मा, सोशल एंटरप्रेन्योर को, विद डॉक्टर मेहुल थक्कर, जो कि एक पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और मुंबई में रहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।